Hello everyone, welcome to next series of inorganic chemistry। प्रीवियस लेक्चर में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था और कुछ जर्नल से एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए थे। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटेंट में हमारा क्या क्या रहेगा? कंटेंट में 2 टाइप्स के हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जर्नल डिस्कशन, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड लास्ट वन रहेगा जनरल क्वेश्चन डिस्कशन। तो चलिए फर्स्ट जो हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं, 2 टाइप की हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हैं, एक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड अनदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वन बाय वन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली मैं डिस्कस करूँगी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक हाइड्रोजन एटम होता है और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, लाइक फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इन दोनों के बीच में जब बॉन्डिंग हो रही है, अगर 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल हमारे होते हैं तो उसको हम कहेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? एग्जाम्पल से समझते हैं। जो भी हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था हाइड्रोजन बॉन्ड में भी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन HF मॉलिक्यूल, अलग अलग सेपरेट मॉलिक्यूल हमारे HF मॉलिक्यूल, फिर अनदर HF मॉलिक्यूल, फिर अनदर HF मॉलिक्यूल। डॉटेड लाइन से हाइड्रोजन बॉन्ड जो शो किया गया है वो किस टाइप का है? आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो डायरेक्ट लाइन से है वो आपका है कोवलेंट बॉन्ड। तो देखिए ऐसे हमारे क्या आते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल ऐसे एसोसिएट हो जाते हैं। तो एक क्लस्टर की फॉर्म में हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड को दिखा सकते हैं। HF की अगर नोटेशन की बात करूँ, HF हमारा किस नोटेशन में रहेगा? HF होल n, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके मैं कितने भी हो सकते हैं n की वैल्यू आपकी। ठीक है, एसोसिएशन फॉर्म में होता है ये आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ मैं इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल रहेगा आपका वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के अराउंड देखो 2 वाटर मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पर शो कर रखे हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूसली हमारे ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल एक चेन की फॉर्म में ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, H के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव है। डॉटेड लाइन से मैंने जो दिखाया है वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है और बाकी कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो दोनों वाटर मॉलिक्यूल में दोनों हाइड्रोजन डिफरेंट मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ हमारे क्या करेंगे? बॉन्डिंग शो करेंगे, टेट्राहेड्रली अरेंजमेंट दिखाएंगे जो 3D व्यूज में आपकी शो की गई है। इसमें ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल के क्लस्टर को दिखा सकते हैं हम H2O N की फॉर्म में। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, जैसे कि एक बार फिर पीछे से मैं फिर से बताती हूँ आपको। HF के केस में क्या रही था आपका, जिग फॉर्म में ऐसे दिखा रखी है मैंने, यानी कि फ्लोरीन के राउंड आपको ज्योमेट्री मेंटेन करके रखनी है, बैंड शेप इसकी शेप हमने मेंटेन करके रखनी है। H हमारा लीनियर शेप में ही रहेगा। ठीक है, बनाते टाइम ध्यान रखना है इस चीज़ का। कई बार हम क्या करते हैं, F की पोजीशन पे H को रख देते हैं, H की पोजीशन पे F को, और H हमारा बैंड शेप में होता है और F हमारा लीनियर शेप में, जो कि आपका गलत होता है। ठीक है, ऐसे ही वाटर के केस में, ऐसे ही हमें अमोनिया के केस में जो भी एग्जाम्पल आप स्टडी करोगे उसके अराउंड ज्योमेट्री का हमें खास ध्यान रखना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के डिस्कशन के बाद सेकेंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस करते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए उसमें हमारा इंटरमोलिकुलर था, यहाँ पर इंट्रा है बाई वर्ड का। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, विद इन द सेम मॉलिक्यूल आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी कि उसी मॉलिक्यूल का आपका हाइड्रोजन होगा वन पार्ट का और अनदर पार्ट का आपका फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन कंटेनिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल क्या है आपका। फर्स्ट एग्जाम्पल है सैलिसिलिक एसिड, बेंजीन के पास हमारा ये क्या होता है, एक OH ग्रुप है, एक COOH ग्रुप है। ठीक है, सैलिसिलेट आयन इसमें ले लिया मैंने अगर, तो क्या होगा, सैलिसिलिक एसिड के केस में आपका यहाँ पर हमारा एक OH ग्रुप से H और COOH से हमारा क्या होगा, O के साथ हमारी क्या होगी, बॉन्डिंग हो जाएगी ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो इस टाइप की बॉन्डिंग हमारी क्या कहलाएगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि एक सेम मॉलिक्यूल में ही हमारी क्या रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रही है। क्लियर है? आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम इसमें। सैलिसिलिक के बाद है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या रहेगा, ऑर्थो पोजीशन पे हमारा क्या है, नाइट्रो ग्रुप है, फिनॉल यानी कि बेंजीन पे OH ग्रुप है।
अब OH यानी कि OH से एल्कोहलिक ग्रुप से आपका क्या होगा, हाइड्रोजन, और नाइट्रो ग्रुप से आपका ऑक्सीजन। दोनों के बीच में डॉटेड लाइन से देखो क्लियरली इंडिकेशन है, यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड मेंशन किया हुआ है। 3D व्यूज़ भी आप इसका देख सकते हो कि 3D व्यूज़ में कैसे आपका ये शो होगा। तो इस टाइप की बॉन्डिंग आपकी क्या कहलाएगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इज इट क्लियर और एनी डाउट? ओके, चलिए नेक्स्ट कुछ जनरल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपकी दोनों टाइप्स की बॉन्डिंग हमारे डिस्कशन के बाद कुछ जनरल क्वेश्चन में डिस्कस करूँगी इसकी सिग्निफिकेंस के बिहाफ पे। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वाही इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैविंग नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है, कि क्या कहना चाह रहे हैं कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लेस इफेक्ट होता है एज कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसके ऊपर, फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर। उसकी क्या रीजन होता है, रीजन बिल्कुल सिंपल है। बाय डेफिनेशन अगर आपको क्लियर हुई है अच्छे से तो आप अपने आप भी इसका आंसर कर सकते हो कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कोई भी एसोसिएशन नहीं होता है। एक ही मॉलिक्यूल्स के हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, दे प्रिवेंट देयर एसोसिएशन। एसोसिएट नहीं होंगे मॉलिक्यूल एसोसिएट नहीं होंगे तो क्या होगा, फर्दर हमारी कोई चेन नहीं बनेगी तो उसकी मतलब प्रॉपर्टीज़ चेंज होने के चांसेस कम रहेंगे, नेग्लिजिबल चांसेस रहेंगे। बट ऑन द अदर हैंड इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या रहता है आपका, उसमें हमारी एसोसिएशन होता है, चेन बनती है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर उसका लार्ज इफेक्ट रहता है। इज इट क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डज कार्बोजिलिक एसिड एग्जिस्ट एज ए डाइमर। या फिर सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं हम, फॉर्मिक एसिड है, कोई भी आपको एसिड दे देंगे डेरिवेटिव और पूछ लेंगे आपसे कि भी वो डाइमरिक फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है। डाइमर्स मीन्स दो मॉलिक्यूल, पॉलीमर्स मीन्स मोर देन 2 and 3, और मोनोमर्स मीन्स क्या होता है, एक सिंगल मॉलिक्यूल। तो इसके क्या होंगे, दो मॉलिक्यूल मिलेंगे तब भी आपको इसकी इसकी मॉलिकुलर वेट या स्ट्रक्चर की बात करते हो आप तो डबल मिलेगा आपका। क्या रीजन है इसका सिंपल रीजन है, ड्यू टू इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोजिलिक एसिड एसोसिएट्स एंड गिव डाइमर मीन्स डाइमराइजेशन। पिक्चर में देखो बिल्कुल क्लियरली शो कर रखा है आपका, डबल बॉन्ड ओ के साथ दूसरे मॉलिक्यूल का OH वाला पार्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, ऐसे ही फर्स्ट वाले के OH के साथ सेकंड वाले का डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और विच टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हमारा क्या करेगा, डाइमराइज बनेगा। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई आइस इज लाइटर देन वाटर। आपने भी देखा होगा इन जनरल, जब हम क्या होता है आइस को वाटर के अंदर डालते हैं वो फ्लोट करती है, जबकि हमारी थिंकिंग क्या कहती है, इन जनरल जो ऑब्जर्वेशन है वो कहती है कि जो सॉलिड होते हैं हमारे, जो भी सॉलिड पार्ट होता है वो उसी मटेरियल का लिक्विड पार्ट के में डिप कर जाता है, यानी कि वो डूब जाता है। क्योंकि क्या होता है, सॉलिड में मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, वॉल्यूम हम कम सोचते हैं कि भी वॉल्यूम कम होगी, डेंसिटी ज़्यादा। डेंसिटी जितनी मैक्सिमम होगी किसी भी सॉलिड पार्ट की, वो उसी के अंदर चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे कि वो लिक्विड के अंदर हमारा क्या करेगा, डूब जाएगा। बट आइस के केस में ऐसा नहीं होता है, आइस फ्लोट करती है वाटर के अंदर। तो रीजन क्या है इसका रीजन भी हमारे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। और वाटर के अंदर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं किस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल के अंदर है, तो ऑक्सीजन के अराउंड कैसे ज्योमेट्री है आपकी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है आपकी। दो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। कोवलेंट बॉन्ड हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, हमारे वीक होते हैं। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की वजह से ये हमारे क्या करेंगे, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर शो करेंगे। ठीक है, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर तो शो करते हैं, लेकिन इतने क्लोज्ड पैक्ड नहीं होते हैं जो एक्चुअल में जब 4 टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जब ये 3D में स्ट्रक्चर जाती है तो उनके बीच में स्पेस एक्स्ट्रा एग्जिस्ट करता है ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर में, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। और डेंसिटी आपको पता है क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। जितनी वॉल्यूम ज़्यादा होगी उतनी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो इस केस में क्या हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। डेंसिटी डिक्रीज होगी, इट मीन्स वो हमारी क्या करेगी, लिक्विड के ऊपर फ्लोट करेगी।
फ्लोटिंग का रीज़न ही यही होता है। कोई भी सॉलिड किसी लिक्विड के ऊपर फ्लोट करता है तो रीज़न क्या होता है कि भाई उस लिक्विड की उस सॉलिड से ज़्यादा डेंसिटी है, या दूसरे वर्ड्स में कहो कि सॉलिड पार्ट की डेंसिटी आपकी अगर मिनिमम होगी तो वो फ्लोट करेगा, अगर मैक्सिमम होगी तो वो डिप कर जाएगा उसके अंदर। तो यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से देखिए नेक्स्ट पिक्चर में मैं आपको दिखा रही हूँ 3D, ये जो फर्स्ट पार्ट है आपका, ये सेकंड 3D भी है। तो यहाँ पर वैकेंट स्पेस ज़्यादा है, मैक्सिमम वैकेंट स्पेस की वजह से क्या होगा आपका डेंसिटी ज़्यादा तो हमारी क्या सॉरी वॉल्यूम ज़्यादा तो डेंसिटी कम तो उसके फ्लोटेशन के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इसलिए वाटर के केस में जो ये ओपन केज लाइक पार्ट होता है, यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से ये हमारा क्या करेगा, फुल फ्लोट करेगा। ठीक है, इसलिए आइस क्या होती है हमारी लिक्विड के ऊपर हमेशा फ्लोट करेगी, उसके अंदर डिप नहीं करेगी। इन जनरल सा एग्जांपल मैं अगर आपको दूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बिल्कुल हट के, तो आपने देखा होगा वाटर और अगर हम ऑयल लेते हैं तो डालते हैं, आपने क्या देखा होगा कि ऑयल हमारा हमेशा फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर। रीजन क्या होता है उसका, डेंसिटी को होता है कि जो ऑयल होता है उसकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लिक्विड वाटर, तो इसलिए वो फ्लोट करता है। अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती तो वो हमारा क्या होता है, डिप कर जाता है उसके अंदर, उसकी लेयर नीचे वाली होती न कि अपर वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाटर की 4 डिग्री पे मैक्सिमम डेंसिटी क्यों होती है। इन जनरल हम क्या सोचते हैं कि जैसे ही हम हीट करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे तो सॉलिड को लिक्विड क्या होगा, मेल्ट होता चले जाएगा, मेल्ट होगा तो वॉल्यूम क्या होगी उसकी मैक्स इंक्रीज होएगी ना, इंक्रीज होएगी तो डेंसिटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। और यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है ना, कि डेंसिटी हमारी 4 डिग्री पे बढ़ रही है, यानी कि 0 से 4 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, रीजन क्या है, वही रीजन है जो इसके हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कि एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ही हम इसको मेल्ट करना स्टार्ट करेंगे आइस को, वो मेल्ट होगी धीरे धीरे, लेकिन जो वो वॉल्यूम होती है, जो मेल्ट की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होती है, जो वैकेंट स्पेस था ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर में, वो श्रिंक होना स्टार्ट कर देती है। और वहाँ पर इतना ज़्यादा हमारा क्या होता है, वॉल्यूम एक्चुअल में इंक्रीज ही नहीं होती है, वो डिक्रीज होती है, क्योंकि वो उसके बीच में जो एक्स्ट्रा गैप था उसकी वजह से हमारी वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज होगी। वॉल्यूम डिक्रीज तो क्या होगा, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम ओवरऑल हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारी डेंसिटी इंक्रीज होती है, किसकी वजह से, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम क्यों टेक्स प्लेस करता है, क्योंकि ऑलरेडी ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर है, वैकेंट स्पेस था जो लास्ट पिक्चर में हमने आपको शो किया था। ठीक है, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद क्या होता है कि उसके अंदर जो डेंसिटी डिक्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक मोमेंट्स मॉलिक्यूल्स की, वो डोमिनेटिंग हो जाती है। 4 डिग्री तक वो डोमिनेटिंग नहीं होती है, 4 डिग्री के बाद क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है, जितनी इंक्रीज होगी उतने पार्टिकल फार अपार्ट जाएंगे, जितनी दूर जाएंगे उतनी वॉल्यूम क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। तो 4 डिग्री के बाद एक लिमिट के बाद डेंसिटी हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि वॉल्यूम हमारी इंक्रीज हो जाती है। जबकि 4 से पहले क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का पार्ट डोमिनेटिंग नहीं होता है, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर में हमारी ओवरऑल वॉल्यूम श्रिंक करती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम होती है। क्लियर है, इसलिए 4 डिग्री पे हमारी मैक्सिमम डेंसिटी होती है। दो एबनॉर्मल से क्वेश्चन थे, एक तो 4 डिग्री पे डेंसिटी आपकी इंक्रीज होती है वाटर की, दूसरा वाटर के ऊपर आइस हमारी फ्लोट करती है। लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विच हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन का टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिफरेंट है आपकी। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में आपकी क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पैरा में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्लियर है, जब इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेटिंग होती है, उसका एक्स्ट्रा इफेक्ट होता है, एसोसिएशन होता है, तो मैं उसके केस में लार्ज बॉन्डिंग ब्रेक करनी पड़ेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, मैं हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा। जबकि ऑर्थो के केस में क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर है, यानी कि मॉलिक्यूल क्या होंगे आपके बिल्कुल पास पास, एक ही विद द सेम मॉलिक्यूल होगी, विद इन द सेम मॉलिक्यूल होगी, तो हमारा क्या होगा, उसके केस में एक ही बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, साथ के साथ कोवलेंट बॉन्ड है उसमें। जबकि ऑर्थो में पैरा में क्या है, आपके कॉन्टिन्यूस जिग जैग चेन में आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा मैक्सिमम होगा, और ऑर्थो के केस में बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होगा, मिनिमम होगा। इज इट क्लियर और एनी डाउट।
ठीक है, आई होप कि आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप्स और डिफरेंट जो उसके रीजनिंग क्वेश्चन हैं वो क्लियर हुए होंगे। ओके, थैंक यू सो मच।